सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे, ठीक है, और इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी के नए सेशन में स्टार्ट करेंगे संघ, यूनियन, है ना, जो हमारा आर्टिकल 52 से 151 तक है ना। यूनियन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संघ, जो हमारा आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसके पहले हम लोग आर्टिकल 1 से 51 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल 1 से 51 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट्स हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसमें क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी हम लोगों ने 1 से 51 तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 पार्ट 1 में, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद हम लोगों ने 5 से 11 तक हमने सिटीजनशिप पढ़ी थी, नागरिकता। इसमें हमने पढ़ा था संघ, राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बाद हमने इसमें पढ़ी थी नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके बाद हम लोगों ने 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार पढ़े थे, मूल अधिकार पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, है ना। इसके बाद हम लोगों ने 51 के आर्टिकल का या 51 का सब सेक्शन 1 में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ी थी प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोर्स। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी में इतना कंप्लीट कर लिया है। सोर्स में हम लोगों ने सारे चार्टर्स डिफाइन किए हैं। उसके बाद प्रियम्बल, प्रस्तावना, उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, इसके बाद नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। अब हमारा पार्ट शुरू होता है संघ का। इसमें देखो सोर्स में सारे चार्टर हैं 1773 से 1947 तक। इसके बाद प्रियम्बल है। प्रियम्बल के बारे में हम लोगों ने 2-3 फैक्ट बहुत अच्छे से पढ़े थे। एक तो हमारी प्रियम्बल कहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां से हमारी प्रियम्बल स्टार्ट होती है। याद रखना प्रियम्बल हमारी किस देश से ली गई है, तो प्रियम्बल ली गई हमारी अमेरिका से, यूएसए से। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो आप उसमें ऑस्ट्रेलिया करेंगे, ठीक है। प्रस्तावना कहां से है, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से है, तो ऑस्ट्रेलिया से। अगर इसमें एक तीसरा क्वेश्चन बन जाए कि हम प्रियम्बल में जो वर्ड लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अगर ये पूछा जाए ये वर्ड कहां से लिया गया है, ठीक है, तो आप उसमें डिफाइन कर देना अमेरिका, ठीक है। जैसे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, ऐसे ही अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जब 1789 में बनकर कंप्लीट हुआ था तो वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसी तर्ज पर हम लोगों ने सीखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रस्तावना के बारे में हमने तुमको 3 प्रकार के न्याय बताए थे, है ना। राजनैतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। वर्ड सेशन हम लोगों ने हमने बताया था, है ना, समाजवादी, है ना, प्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सबसे लास्ट में लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है, ठीक है, क्या प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है। तो भाई इसमें हम लोगों ने केस डिस्कस किया था केशवानंद भारती का, है ना, जो सबसे भारत में सबसे बड़ा केस हुआ जिसमें 13 जज बैठे थे और वो हमारा जो डिसीजन आया था वो 7-6 से आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हम लोग प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस अमेंडमेंट से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में कोई
परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आए थे संघ राज्य क्षेत्र में। संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक पढ़ा था कि भाई भारत राज्यों का एक संघ है, जो हमारे आर्टिकल 1 में दिया गया था। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को कम कर सकती है या उसका क्राइटेरिया बढ़ा सकती है ना, या फिर नया स्टेट बना सकती है। ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दिया गया है। अभी हमने आपको लाइटली बता दिया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, जो कि स्टेट को डिवाइड करते हैं या स्टेट को नया स्टेट बनाते हैं। अगर हम लोग इस पे बात करेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे, तो एक वीडियो उसके लिए कंप्लीट 1 घंटे का लेक्चर चाहिए। ठीक है, बहुत डिटेल में उसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 किससे संबंधित है। ठीक है, अभी एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को अलग करता है या नया स्टेट बनाता है। 5 से 11 में हम लोगों ने नागरिकता के बारे में सीखा था। ठीक है, कि पाकिस्तान कब गए, भारत से पाकिस्तान आने वाले, या भारत में हम लोग कितने तरह से नागरिकता ले सकते हैं, है ना। अभी हम लोग इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको लाइटली बता रहे हैं कि 5 से 11 तक सिटीजनशिप है। इसके बाद आता है मूल अधिकार 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मूल अधिकार में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 में लिखा है, आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समानता। 15 में लिखा है धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में लिखा है अवसर की समानता। 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत। 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। 19 में हमारी बोलने की स्वतंत्रता को डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं तो आर्टिकल 25 आता है। ठीक है, 25 से 28 तक हमारा फंडामेंटल राइट रिलीजन से संबंधित हुए, है ना, रिलीजन से संबंधित है। 25 में क्या आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। 26 में क्या आप उसके लिए भाई ट्रस्ट खोल सकते हो। 27 में क्या आप उसके लिए टैक्स ले सकते हो। 28 में क्या भाई आप किसी भी धार्मिक स्थान में किसी स्पेशल धर्म के लिए शिक्षा नहीं दे सकते। 29-30 हमारा आता है अल्पसंख्यकों के लिए। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बचाकर रखेंगे। आर्टिकल 30 में बोला गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने लिए विद्यालय खोल सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया था। आर्टिकल 32 में आपके फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर दिया था, क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसको हम लोग इंग्लिश में। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान से सुने भाई, इसको हम लोग बंदी प्रत्यक्ष को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं भाई? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, परमादेश को हम लोग बोलते हैं मैंडेमस। परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडेमस। ठीक है, प्रतिषेध लेख को हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रतिषेध लेख को बोलते हैं प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण को बोलते हैं सैटियोरी। ठीक है, अधिकार पक्षा को बोलते हैं को वारंटो। हमने कल के वीडियो में सारी चीज एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो 5 तरह की रिट जारी करता है। रिट जारी करने में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद हम लोगों ने 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा था। ठीक है, 36 से 51 में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम आपको बता देते हैं। 36 में स्टेट की डेफिनेशन है। 38 में लोक कल्याणकारी स्टेट की डेफिनेशन है। ठीक है, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन है। और 40 में है हमारा 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। 42 में है प्रसूति सहायता जो है ना, और 43 में है हमारा कुटीर उद्योग। 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कल के लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अलाउ कर रखा है। ठीक है, तो कल हम उसका जवाब नहीं दे पाए थे, जल्दी में चले गए थे। तो भाई याद रखना गोवा है ना, गोवा में यूसीसी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि भाई भारत के कितने ऐसे राज्य स्टेट हैं जो समुद्री लाइन को टच करते हैं। भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जो समुद्री लाइन को टच करते हैं, जो कोस्टल एरिया में आते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले सुन ले, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया हु टच कोस्टल एरिया, हु टच कोस्टल लाइन। ठीक है, आपको क्वेश्चन बताना है कि कितने एरिया है, सबसे बड़ा कौन है,
सबसे छोटा कौन है, ठीक है, और सबसे बड़ा यूटी कौन है जो हमारा टच कर रहा है कोस्टल एरिया को, ठीक है। इसके बाद 44 में यूसीसी आ गया, 45 में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, और 48 में हम लोगों ने 49 में हम लोगों ने दोनों में पढ़ा था कि भाई पशुपालन है और पर्यावरण है ना। उसके बाद 50 में है कार्यपालिका का अलग होना। 51 में हमारा था इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय न्याय, ठीक है। उसके बाद 51 का सब सेक्शन ए जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज थे। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किए गए, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। बट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसके द्वारा हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है, ठीक है। तो 51 का तक इतना हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट कल की क्लास में नहीं थे या उन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, गो एंड टेक माई फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसके पहले अगर आपको डीप में पढ़ना है, हमने लाइटली रिवीजन कराया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 52। सबसे पहले है भाई 52 में कौन है भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में सीधा लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जिसमें जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा और जो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है, जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। आर्टिकल 52। इसके बाद कोई आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में लिखा है संघ की शक्ति, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में होगी, संघ की शक्ति राष्ट्रपति में होगी भाई, ठीक है। द पावर ऑफ यूनियन किसमें होगी, पावर ऑफ यूनियन किसमें होगी भाई, प्रेसिडेंट में, ठीक है। पावर ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट में इन्वॉल्व होगी, संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में होगी, ठीक है। इसके बाद 54 और 55, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 बोथ आर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 54 एंड 55 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 57 री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पुनर्निर्वाचन, रीअपॉइंटमेंट इसको बोलते हैं, पुनर्निर्वाचन। आपने ये तो आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। मतलब एक बार अगर उसने 5 साल का अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो वो दूसरी बार भी 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक है। मेरा यहीं से आपसे क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, इतना सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। बट आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होकर पहली बार राष्ट्रपति कब बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होकर पहली बार राष्ट्रपति कब बने, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बने, इलेक्ट होके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट कब बने, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको इसका आंसर देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें अगर आपको पता हो, ठीक है, नहीं हम उसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। 57 पुनर्निर्वाचन। इसके बाद आता है आर्टिकल 61। 61 में है इंपीचमेंट, इंपीचमेंट मतलब महाभियोग, महाभियोग। भाई ये जितने आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। 52 में क्या है, सीधा सीधा बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। 53 में लिखा है कि जितनी भी संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में ही समाहित होगी, ठीक है। द पावर ऑफ यूनियन
किसमें होगी? प्रेसिडेंट में। ठीक है, 54 और 55 दोनों में राष्ट्रपति का इलेक्शन है। ठीक है, अब 54 और 55 अलग अलग अगर आप करोगे तो भाई एक में आ जाता है कि प्रोसेस क्या होगा और एक में आता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। 54-55 किससे संबंधित है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 57 किससे संबंधित है आर्टिकल? पुनर्निर्वाचन, रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, या री इलेक्टेड, जो भी आप बोल दो। पुनर्निर्वाचन, जब कोई भी राष्ट्रपति एक बार अपना कार्यकाल पूरा कर ले और उसको हमको दूसरी बार राष्ट्रपति बनाना हो तो वो आर्टिकल 57 के तहत जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 61 में बेटा आता है इंपीचमेंट। इंपीचमेंट से रिलेटेड है महाभियोग। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले आप कब हटाओगे, या राष्ट्रपति कोई कदाचार करने लगे, है ना, या अपना काम सही से ना करे, है ना, या भाई तानाशाही करने लगे, है ना, तो उसके ऊपर महाभियोग प्रोसेस होता है, महाभियोग प्रक्रिया लगती है। ठीक है, इसको भी हम अभी बताएंगे आपको। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी भैया लिख लेना, योग्यताएं। योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के। देखो क्वालिफिकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर है उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एज आपकी 35 प्लस होनी चाहिए, 35 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी एज 34 साल 11 महीने और 28 दिन भी है तो यू कांट गो फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा इसमें आता है कि भाई लोकसभा। लोकसभा, अभी हम आपको लोकसभा के बारे में आगे बताएंगे, अभी आप वर्ड देख लो लोकसभा। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता। जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है ना, एसएससी है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन प्रेसिडेंट से पूछे जाते हैं बेटा, बहुत क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 ईयर्स। राष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य होना जरूरी है? तो भाई लोकसभा का। ठीक है, और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है? तो 52 में। राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट महाभियोग किस आर्टिकल में लगता है? तो 61 में। राष्ट्रपति री इलेक्ट किस आर्टिकल में होता है कि पुनर्निर्वाचन उसका किस में होता है? तो 57। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस में होता है? तो भाई 54 और 55। ठीक है, और अगर पूछे राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? तो 52। अगर पूछे संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह शब्द किस में यूज किया गया? तो आप 53। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसके बाद भाई तीसरा होना चाहिए भारतीय हो, है ना, इंडियन होना चाहिए, कोई भी विदेशी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, भारतीय होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, इसके बाद 5वां फैक्ट आता है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अगर आपके पास ये इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, उम्र कितनी होनी चाहिए? एक बार क्विक रिवीजन करो। उम्र 35 वर्ष। किस सदन का सदस्य होना चाहिए भाई? लोकसभा का। ठीक है, और भारतीय होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, याद रखना पागल और दिवालिया में अंतर होता है। पागल मतलब जो माइंडली डिस्टर्ब होता है, दिवालिया मतलब जो फाइनेंशियल डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जैसे विजय माल्या को दिवालिया घोषित किया गया है ना, और जो भी भगोड़े टाइप के लोग होते हैं उनको उनकी संपत्ति गवर्नमेंट लेके उनको दिवालिया घोषित कर देती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में इतने आर्टिकल। एक आर्टिकल आप लोग और याद रखना राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, शपथ। शपथ है ना, राष्ट्रपति की शपथ।
राष्ट्रपति की शपथ। याद रखना, जो हमारी अभी हम शेड्यूल पढ़ेंगे, जो हमारी 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में जो शेड्यूल 3 होगी उसमें सबकी शपथ होगी। मतलब जितने भी भारत में अधिकारी हैं ना, जितने भी गणमान्य लोग अधिकारी हैं, उनकी शपथ होगी। लेकिन उसमें एक व्यक्ति की शपथ नहीं होती है, वो हमारा प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन बताएंगे आपको। राष्ट्रपति की हमारे शपथ उसमें किसमें होती है? आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति की आर्टिकल हमारे 60 में होती है शपथ। राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारियों की शपथ किसमें आती है भाई? 3rd शेड्यूल में, 3री अनुसूची में राष्ट्रपति को छोड़कर सबकी शपथ आती है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 60 में शपथ है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो हमारे प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा, है ना। अगर बाय द वे चीफ जस्टिस नहीं हुआ, मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, चीफ जज ऑफ इंडिया की अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सबसे सीनियर जज होगा, वो शपथ दिलाएगा। अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। बाय द वे प्रेसिडेंट की ओथ, राष्ट्रपति की शपथ होने वाली है और मुख्य न्यायाधीश की तबीयत खराब हो गई, सपोज करो तबीयत खराब हो गई, वो किसी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो ऐसी कंडीशन में अब राष्ट्रपति की शपथ को तो आप आगे बढ़ा नहीं सकते हो, है ना। तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब देखो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा भाई? 5 साल के इसका राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का, है ना। अब उनका मन हुआ कि हम 5 वर्ष से पहले ही अपना कार्यकाल छोड़ देंगे, तो वो त्याग पत्र लिखेंगे ना कि हम अपनी नौकरी से त्याग पत्र देते हैं इन कारणों से। तो वो त्याग पत्र किसको देंगे? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है भाई? उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखो, यही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। जो हमारी शपथ है वो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, शपथ तो ये हो गई। अब शपथ दिला दी उसने, अब राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर आसीन रहेगा। अगर राष्ट्रपति का मन हुआ कि हम 5 साल से पहले हटना चाहते हैं, तो वो त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। याद रखना, शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ तो वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना। और त्याग पत्र किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देगा, है ना। और शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। अब देखो, अब राष्ट्रपति बन गया भाई। अब उसने सोचा कि मैं राष्ट्रपति बन गया हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा, क्योंकि मैं इंडिया का सबसे पहला व्यक्ति हूं, है ना। राष्ट्रपति से संबंधित 2 फैक्ट और भाई अपने नोट्स में लिख लेना कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। और जो राष्ट्रपति की वाइफ होती है ना, राष्ट्रपति की पत्नी होती है, वो भारत की प्रथम महिला होती है। भारत की प्रथम महिला होती है। क्या आपको पता है कि इस समय भारत की प्रथम महिला कौन है? क्या आपको पता है इस समय 12 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम महिला कौन है? अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है, आज की डेट में भारत की प्रथम महिला कौन है? ठीक है, महिला के साथ साथ प्रथम व्यक्ति का भी नाम बता देना, है ना। अब देखो, राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। दूसरा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं से मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का एक कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कमांडर होता है या सर्वोच्च अधिकारी। 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति भाई 5 साल के लिए बन गया। ठीक है,
राष्ट्रपति की शपथ भी अनुच्छेद 60 में आ गई। अब अगर राष्ट्रपति चाहे कि हम राष्ट्रपति बन गए हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, तो याद रखना भारत के संविधान में कभी भी कोई पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अगर दुरुपयोग करेगा तो उसकी प्रक्रिया भी वहां पे दी गई है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति ने दुरुपयोग करना शुरू किया है ना, तो क्या करेंगे भाई, उनके ऊपर महाभियोग लगेगा, महाभियोग लगेगा, ठीक है। ये महाभियोग होता क्या है? महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है ना। किस कंडीशन में हटाया जाता है? या तो अपने पद का वो दुरुपयोग करे, या तो अपनी वो इंफॉर्मेशन गलत दे, है ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन पहले भराई जाती है राष्ट्रपति के बनने से पहले, वो उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे दे और बाद में पता चल जाए, है ना। तो इन 2-3 कारणों से ही, या उस पद के लिए वो सुटेबल ना हो, है ना, ठीक है। तो महाभियोग, उसी महाभियोग का सिंपल सा मतलब होता है, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं, ठीक है, महाभियोग। ये आर्टिकल 61, अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 61। भाई आर्टिकल आपको ऐसे ही पढ़ने जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हर बात बात पे आर्टिकल आपको याद करना है। महाभियोग, इंपीचमेंट किसमें भाई? 61 में। राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो भाई 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 53 में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किसमें? आर्टिकल 54 और 55 में। राष्ट्रपति का रीअपॉइंटमेंट, है ना, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किसमें है भाई? तो आर्टिकल 57 में। अगर हम आपसे पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में, तो 51 का सबसेक्शन ए में। अगर हम आपसे पूछे नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो भाई 36 से 51 है। हम आपसे पूछे ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 40 में है। हम आपसे पूछे लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? तो आप बताओगे आर्टिकल 38 में। हम आपसे पूछे स्टेट की परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो आप बोलोगे आर्टिकल 36 में है। मैं आपसे पूछूंगा आर्टिकल 33, 34, 35 में किसको शक्ति प्राप्त है? तो आप बोलोगे पार्लियामेंट को, है ना। किसी भी एरिया में अगर फंडामेंटल राइट लगाने हो, है ना, या फंडामेंटल राइट ऐड करने हो, तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। हम आपसे पूछे रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आते हैं? तो आप बोलोगे 25 से 28। अगर हम आपसे पूछे 29 और 30 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो आप बोलोगे अल्पसंख्यकों से। ऐसे आपको आर्टिकल याद करना, ठीक है। मैं आपको 150 आर्टिकल ऐसे ही खड़े खड़े पढ़ा सकता हूं, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसे मैं आर्टिकल बोल रहा हूं ना, ऐसे ही आप आर्टिकल याद करने हैं। आपको आर्टिकल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो महाभियोग आ गया इंपीचमेंट। अब इंपीचमेंट कैसे लगाया जाएगा, प्रोसेस क्या होगा? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो महाभियोग होता है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। आपको महाभियोग में लिखना है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों, दो सदन कौन कौन से होते हैं भाई? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास कराकर, 2/3 बहुमत से पास कराकर राष्ट्रपति को हटाते हैं, राष्ट्रपति को हटाते हैं। यही हमारा क्या है? महाभियोग है। यही हमारा महाभियोग है, यही हमारा इंपीचमेंट है। संसद के दोनों सदनों से आप अगर राष्ट्रपति को 2/3 बहुमत से पास करा लोगे तो महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति हट जाएगा। याद रखना, जब भी राष्ट्रपति के खिलाफ आप महाभियोग ला रहे हो, जब भी आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला रहे हो, तो वो किसी भी सदन में ला सकते हो आप, चाहे आप लोकसभा में ले आओ, चाहे आप राज्यसभा में ले आओ। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग
किस सदन में पेश किया जाता है। तो चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, जिस सदन में आपका मन हो आप उस सदन में ले आओ, लेकिन एक कंडीशन होती है बेटा, वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी हो जाती एग्जाम में। महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है? तो याद रखना 14 दिन पहले। महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले, याद रखना 14 दिन या 2 वीक, बिफोर 2 वीक राष्ट्रपति को यह इंफॉर्म किया जाता है कि आपके खिलाफ आज के 14 दिन बाद संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है ना, और आपने ये काम किया है। तो 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति अपना पक्ष संसद में रखता है ना, कि देखो हमारे खिलाफ इस कारण से महाभियोग लाया जा रहा है, और राष्ट्रपति अपना पक्ष वहां पे रखेगा कि जो महाभियोग है ये भाई गलत है, हमने ऐसा नहीं किया है और हमारा पक्ष ये है, आप मेरी पूरी बात सुनिए। अगर राष्ट्रपति की बात से संसद के दोनों सदन सहमत हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे, तो महाभियोग वहीं से खत्म हो जाएगा, महाभियोग नहीं लाया जाएगा, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति की बात से सहमत नहीं हुए तो महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने में अगर 2/3 बहुमत से पास हो गई तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा फैक्ट बनता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग किस आर्टिकल के तहत बात करते हैं? आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, ठीक है। आर्टिकल 54 और 55 में हम लोग बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। कौन सी प्रणाली होती है? तो याद रखना बेटा, ये रट लेना बिल्कुल, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में बेटा याद रखना कि संसद के, ये फैक्ट याद रखना, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, कौन सा भाई? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य से मतलब है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस दिल्ली व पुदुचेरी, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं बेटा, सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। अब देखो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिससे दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 70वां अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। देखो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा प्लस ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, विल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है।
और वो अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था जिसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला? तो वो था 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये फैक्ट आपका क्लियर हुआ। आपसे कोई भी पूछे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। कौन सी? एक तो संसद के सभी निर्वाचित, वर्ड याद रखना, सभी निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। मतलब आपको ये निर्वाचित जो शब्द है ना, उसको याद रखना है राष्ट्रपति के लिए। अब निर्वाचित और मनोनीत दो शब्द होते हैं ना, निर्वाचित और मनोनीत में क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा याद रखना, निर्वाचित जो होता है, जो इलेक्शन जीत के हाउस में पहुंचता है ना, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो संसद हो। अगर वो विधायक बनता है निर्वाचित होकर तो वो विधानसभा जाएगा, अगर वो सांसद बनता है निर्वाचित होकर तो वो लोकसभा जाएगा, है ना, लोकसभा जाएगा मतलब दिल्ली जाएगा। तो निर्वाचित होकर जो चुनाव में जिसको आप लोग वोट डाल के जितवाते हो ना, वो होता है हमारा निर्वाचित। मनोनीत वो होता है जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति बोल देता है कि भाई हाँ इनको सांसद बना दो। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है ना, तो इनको मनोनीत किया गया है, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है ना। तो जो मनोनीत वाले होंगे ना, मनोनीत वाले, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ना, वो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इतना फैक्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं राष्ट्रपति के नेक्स्ट प्रोसेस पे। ठीक है, राष्ट्रपति के पास राइट कौन कौन से होते हैं, अधिकार कौन कौन से होते हैं? देखो, कार्यपालिका संबंधी अधिकार होते हैं, है ना, आपात संबंधी अधिकार होते हैं। तो याद रखना, राष्ट्रपति हमारा अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देता है। ये ऐसे ही आपको लिखना है, क्षमादान देता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की क्षमा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 72। ठीक है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु दंड माफ कर सकता है। राष्ट्रपति ही ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु दंड माफ कर सकता है। ठीक है, और मृत्युदंड जो माफ करता है, उस मृत्युदंड माफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रविलंबन। नीचे लिख लो आप, मृत्युदंड राष्ट्रपति ही माफ करता है, राष्ट्रपति ही माफ करता है, और कोई मृत्युदंड माफ नहीं करता है। एकमात्र भारत का व्यक्ति है जो जो सारे दंड माफ कर सकता है, इंक्लूडिंग मृत्युदंड, है ना। मृत्युदंड राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की क्षमाएं तो बहुत सी होती हैं, लघुकरण हो गया, क्षमा हो गया, है ना, और परिहार हो गया, है ना, और प्रविलंबन हो गया। तो उसमें जो मृत्युदंड, यह भी याद रखना, मृत्युदंड राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रविलंबन। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रविलंबन कहते हैं, प्रविलंबन कहते हैं। जो राष्ट्रपति हमारा मृत्युदंड माफ करता है ना, तो मृत्युदंड माफ करने की क्षमा को क्या कहते हैं? प्रविलंबन। ठीक है, आर्टिकल कौन सा भाई? 72। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है ना। राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मृत्युदंड माफ कर सकता है ना, और मृत्युदंड माफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविलंबन। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो भाई इसमें भी लिख लेना, अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है। ठीक है,
अध्यादेश का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन है जब संसद काम नहीं कर रही होती है और किसी नियम का बनाया जाना बहुत जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है ना। वो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत आता है। तब जब संसद हम काम करना शुरू करती है तो उसको मंजूरी देनी पड़ती है, और जब मंजूरी अगर मिल गई तो वही अध्यादेश हमारा कानून बन जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3। इसके बाद आता है आपात संबंधी अधिकार। याद रखना, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात भारत में लगा सकता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ये 3 आपात राष्ट्रपति लगाता है। ये आपात इमरजेंसी राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, आर्टिकल 352, 356 और 360 ये 3 आपात राष्ट्रपति लगाता है। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि 352, 356, 360 क्या होता है। ठीक है, देखो जो इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी वो किसके द्वारा लगाई जाती है? हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है ना। अब देखो अनुच्छेद 352 आपको याद रखना ये है क्या? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 300 और अनुच्छेद 360। अब देखो 352, 356 और 360 ये तीनों लगाता कौन है? ये है क्या? पहली बात तो इमरजेंसी है, आपातकाल, आपातकाल। ठीक है, लगाता कौन है? राष्ट्रपति। लगाता कौन है भाई? राष्ट्रपति। 352 में क्या है? जब सशस्त्र विद्रोह हो, जब क्या हो? जब सशस्त्र विद्रोह हो। जब सशस्त्र विद्रोह होगा, सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या होगा? हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आईटीबीपी, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ, ये सारे जो हमारे फोर्स है ना, अगर इनके अंदर ही विद्रोह शुरू हो जाता है, ये ही विद्रोह करने लगते हैं, ये धरना देने लगते हैं ना, तब क्या होता है? आर्टिकल 352 कौन डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति। 352 किससे संबंधित है? सशस्त्र विद्रोह से। इसके बाद 356 आता है। 356 हमारा किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तब लगता है किसी स्टेट में जब वहां राज्य की कानून व्यवस्था अच्छे से काम ना कर रही हो और राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था लागू करने में असमर्थ हो गया हो, तब राज्यपाल के निर्देश के अनुसार, राज्यपाल की प्रार्थना पर राष्ट्रपति 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है। और आर्टिकल 360 है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भारत में कभी भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात भारत में कभी भी नहीं लगा है। यह ध्यान रखना, एक बार 1991 में एक थोड़ी कंडीशन आई थी कि भारत में वित्तीय आपात लगेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन भारत वहां से भी अपने आप को ऊपर कर लिया और तब भी वित्तीय आपात नहीं लगा। याद रखना, वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? तो 0 बार। अब देखो तीनों आर्टिकल आपके सामने पेश है। तीनों क्या है, कौन लागू करता है और 3 के अंतर्गत क्या क्या बताया गया, आपको इतनी जानकारी करना है। आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए और किसी भी पुलिस एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ठीक है, इतना पर्याप्त। अगर आपको इतना पता हो जाएगा कि तीनों आपातकाल किसके अंतर्गत आते हैं, 352, 56, 60, कौन लगाता है? राष्ट्रपति। 352 में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर है तो बहुत डिटेल इसको पढ़ाने को। बेटा पढ़ाने को हम 352 में ही पूरी एक क्लास तुम्हारी ले लेंगे, 356 में एक क्लास ले लेंगे और 60 में भी एक क्लास लेंगे। उससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। आपको जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो। बेटा अगर पॉलिटी पढ़ना शुरू करोगे ना तो जिंदगी चली जाएगी। इतनी मोटी आती लक्ष्मीकांत की बुक है ना, पढ़ते ही रहोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। आईएएस वाला भी लक्ष्मीकांत पढ़ता है और हम लोग या आप लोग तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, वैसे फिलहाल हम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप लिमिटेड पढ़ो ना, उतना मत पढ़ो जितना आईएएस वाले पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करो, ज्यादा चक्कर में ना पढ़ो कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, इसमें 56 में क्या है। बस
352, 56, 60। 352 में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। 56 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 60 में क्या है? वित्तीय आपात। ये तीनों है क्या? ये तीनों इमरजेंसी हैं जो भारत के संविधान में दी गई हैं। इनको लगाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? 0 बार लगा है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारे 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष के पहले बाय द वे मान लो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा? याद रखना कि 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु होने पर या राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, 6 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति चुनाव कराना अनिवार्य है। राष्ट्रपति चुनाव कराना अनिवार्य है। और तब तक 6 महीने तक उपराष्ट्रपति, 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। देखो बाय द वे, राष्ट्रपति की 5 वर्ष से पहले ही आकस्मिक डेथ हो जाए या उसका पद किसी कारणवश खाली हो जाए तो चुनाव कितने दिन के अंतर्गत होंगे? राष्ट्रपति के 6, याद रखना 6 महीने के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव कितने दिन के अंतर्गत कराना अनिवार्य है? तो 6 महीने। 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन 6 महीने तक राष्ट्रपति का पद धारण कौन करेगा? हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति हमारा पद धारण करेगा। बाय द वे मान लो उपराष्ट्रपति पद का भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा। अगर राष्ट्रपति पद का पद खाली हो जाता है तो चुनाव कितने दिन के अंतर्गत होगा? 6 महीने के अंदर। 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इन केस उपराष्ट्रपति भी नहीं है ना, बाय द वे मान लो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद पर काम करेगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ है जब 1969 में सुप्रीम कोर्ट के एक हमारे मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। 1969 में एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति पद संभाला। तो यहां से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि एकमात्र सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया तो वो नाम हमारा आ जाएगा एम हिदायतुल्लाह। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति पद धारण किया वो कौन थे? हमारे एम हिदायतुल्लाह। कब धारण किया? 1969 में। ठीक है, 1969 में। इससे हम आपको एक छोटी सी बात और बता दें, आपको यह पता होगा कि 1969 में 14 बैंकों का विलय हुआ था। 1969 में बैंकों का विलय हुआ था। उस बैंकों का जो विलय पत्र था ना, उस पर किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है? तो एम हिदायतुल्लाह। यही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 14 बैंकों के विलय पत्र पर अपना साइन किया। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रपति से और आता है कि जितने भी हमारे विदेश में विदेशों से संधियां होती हैं, जितने भी हमारे विदेशों से समझौते होते हैं, है ना, और जितने हमारे विदेशों में काम होते हैं, विदेशों में फॉरेन, वो किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। भले ही आप ये देखते होंगे ना
कि नरेंद्र मोदी आज अमेरिका जा रहे हैं, मॉरिशस जा रहे हैं, है ना, युगांडा जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, है ना, जहां जहां जाते हैं जितने भी वो विलय पत्र साइन करते हैं ना, जैसे आपने पेपर में बहुत पढ़ा होगा कि 5 समझौते भारत और जापान के बीच साइन हुए, हस्ताक्षरित हुए। तो बेटा वो जो हस्ताक्षरित होते हैं ना, उसमें वो किसके नाम पर किए जाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर होते हैं? क्या भारत के नाम पर होते हैं? क्या पार्लियामेंट के नाम पर होते हैं? क्या विदेश मंत्री के नाम पे होते हैं? क्या विदेश मंत्रालय के नाम पे होते हैं? ये सारे क्वेश्चन गलत हैं। वो सारे समझौते हमारे राष्ट्रपति जी के नाम पे होते हैं ना। तो राष्ट्रपति के नाम पर सभी समझौते, संधियां राष्ट्रपति के नाम पर सभी समझौते और संधियां की जाती है। ठीक है, की जाती है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हमारे राष्ट्रपति साहब से बनते हैं जो आपके एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपके एग्जाम में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी 1-2 फैक्ट, जैसे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है ना, ऐसे राष्ट्रपति जो मजदूर दल के नेता थे, ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको जितना राष्ट्रपति जी के बारे में बताया है, आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आपके पास जो भी बुक हो, जिस बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आपके पास जो भी अवेलेबल बुक हो, आप उससे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। लूसेंट में है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, आप उसको सॉल्व कीजिए। कोई भी क्वेश्चन फंसता है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी सेशन में शुरुआत करेंगे। तब तक थैंक यू।